हेलो दोस्तों, आज आपके लिए खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फाउंडेशन कोर्स कंप्यूटर का, जो कि आपके 6 जून को होने वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्न में अंतर लिखिए। रैम, रोम, ईपी रोम, पी रोम, डबल ईपी रोम। सबसे पहले रैम। रैम को देखते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल नाम होता है रैम का। तो रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इस मेमोरी में हम डाटा को संग्रहित करने के साथ साथ उस संग्रहित डाटा को पढ़ भी सकते हैं। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी होती है यानी कि स्थायी नहीं होती है। तो इस इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किया गया डाटा, यानी कि हमारे द्वारा जो इनपुट किया गया डेटा होता है वह क्या होता है, क्रिया या प्रोसेस से पहले कहाँ पे जाता है, रैम में ही संग्रहित होता है। यानी कि हमारे द्वारा जो दिया गया इनपुट होता है वो प्रोसेस से पहले कहाँ जाता है, रैम में। रैम में संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। रैम में जो डाटा होता है या प्रोग्राम कुछ भी डाटा उसमें होता है वो कैसा होता है, अस्थायी रूप से होता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या फिर विद्युत प्रवाह क्या हो जाने पर, विद्युत प्रवाह रुक जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, यानी कि अस्थायी होता है तो वो मिट जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि 1 MB, 2 MB, 4 MB, 16 MB, 32 MB और 64 MB और 128 MB आदि। यानी कि अलग अलग प्रकार की रैम होती है, अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है। यानी कि 1 MB डाटा होता है और किसी में 4 यानी कि 4 MB डाटा संग्रहण होता है, किसी में 64 MB होता है। ऐसी अलग अलग प्रकार की होती हैं। चूँकि रैम की किसी भी लोकेशन का डाटा या निर्देशों का संग्रहण एवं वापस प्राप्त करना, यह सब रैंडमली होता है, अतः सभी लोकेशन का एक्सेस टाइम समान होता है। इसमें कहा गया है रैम की किसी भी लोकेशन का डाटा या निर्देश का संग्रहण एवं वापस प्राप्त करना, यह सब रैंडमली होता है। रैंडमली का मतलब होता है अव्यवस्थित, यानी कि क्रम रहित, अव्यवस्थित होता है। अतः सभी लोकेशन का एक्सेस टाइम समान होता है, यानी कि लोकेशन सबका समान होता है, पर इसका जो क्रम होता है वो कैसा होता है, अव्यवस्थित होता है, यानी कि रैंडमली होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे दिया है रैम की विशेषताएं, यानी कि जो हमारी रैम है उसकी विशेषताएं। तो रैम की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, रैम यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने हेतु आवश्यक सिस्टम प्रोग्राम को भी संग्रहित करती है। दूसरा है मेन मेमोरी हमेशा सीपीयू द्वारा ही एड्रेस की जाती है, यानी कि मेन मेमोरी होती है जो सीपीयू में ही ऐड कर दी जाती है, सीपीयू द्वारा ही ऐड कर दी जाती है, यानी कि एड्रेस का मतलब उसमें जोड़ दी जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें सूचना को पढ़ा एवं लिखा भी जा सकता है, यानी कि जो रैम होती है, रैम कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें हम सूचनाओं को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं।
तो पढ़ा एवं लिखा भी जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर में साधारणतः निम्नलिखित दो प्रकार की रैम का प्रयोग किया जाता है। पहली है डायनेमिक रैम, दूसरी है स्टैटिक रैम। यानी दो प्रकार की होती हैं कौन से कंप्यूटर में? पर्सनल कंप्यूटर में साधारणतः दो प्रकार की रैम होती हैं। कौन सी? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम का मतलब डी रैम, डी का मतलब होता है डायनेमिक, रैम का मतलब रैम। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम के नाम से भी जाना जाता है। डी रैम को जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशित करता है। यह एक सेकंड में लगभग हजारों बार, यानी कि डायनेमिक रैम होती है ना, डायनेमिक रैम, तो इसको क्या होता है एक सेकंड में इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश, यानी कि जो डी रैम होती है जो एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। बार बार रिफ्रेश करने के कारण यह दूसरे रैम की अपेक्षा धीमी होती है। यानी कि ये मेमोरी होती है ना डी रैम, इसे रिफ्रेश किया नहीं जाता, ये अपने आप ही होती रहती है। तो हजारों बार रिफ्रेश हो जाती है। कितने में? एक सेकंड में। एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश हो जाती है। यानी इसकी रिफ्रेश रेट कैसी होती है? अधिक होती है। तो इस कारण दूसरी रैमों की अपेक्षा यह कैसी होती है? धीमी होती है। दूसरी रैम है स्टैटिक रैम, यानी फिर एस रैम। यह कम रिफ्रेश की होती है, जिसके फलस्वरूप डाटा अधिक समय तक रहता है। स्टैटिक रैम को संक्षिप्त में एस रैम के नाम से भी जाना जाता है। एस रैम अन्य सभी रैम्स की अपेक्षा अधिक तेज एवं महंगी होती है। यानी कि इसकी रिफ्रेश रेट कम होती है, यानी इसमें इसको ये रिफ्रेश कम होती है। तो इसकी क्या होती है? तेज गति होती है, और ये कैसी होती है? महंगी होती हैं। ठीक है, अब रैम ख़त्म, अब आ गया रोम। दूसरा पॉइंट था रोम आ गया। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि रोम कंप्यूटर की कैसी मेमोरी होती है? स्थायी, और रैम कैसी होती है? अस्थायी। तो रैम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें अक्सर कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम संचित करके स्थायी कर दिए जाते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर बनाते हैं, यानी कंप्यूटर निर्माता हो, तो कंप्यूटर बनाने वाले क्या करते हैं? प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर बनाते समय उसमें स्थायी रूप से लगा देते हैं। क्या? रोम, जो समय अनुसार कार्य करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेटर को निर्देश देते रहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बेसिक BIOS, इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का पूरा नाम क्या है? BIOS। इसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है, तो देखते हैं। नामक, यानी कि BIOS नामक प्रोग्राम रोम का ही उदाहरण है। एक किसका उदाहरण है? रोम के ही बारे में दिया गया है। तो BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नामक प्रोग्राम रोम का ही उदाहरण है, जो कंप्यूटर के ऑन होने पर उसकी सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करने एवं नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि जो रोम होती है BIOS नामक, ये क्या करती है? हमारा कंप्यूटर चालू होता है तो
इनपुट आउटपुट डिवाइसों को चेक करने एवं नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, इन्हें केवल पढ़ा ही जा सकता है। इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के बंद हो जाने या विद्युत प्रवाह बंद हो जाने पर भी इसमें संग्रहित प्रोग्राम नष्ट नहीं होते। अतः हम रोम को नॉन वोलेटाइल या स्थायी संग्रहण माध्यम भी कहते हैं। यानी कि हमारा रोम कैसा होता है? स्थायी होता है, जिसमें स्टोर किया गया डाटा विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डिलीट नहीं होता, तो स्थायी रूप से रहता है। इसे हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। ठीक है। आरंभ में रोम के लिए यह बाध्यता थी कि कंप्यूटर निर्माता भी एक बार किसी प्रोग्राम को रोम चिप या संग्रहित करने के बाद उसे ना तो मिटा सकते थे और ना ही उस प्रोग्राम में संशोधन कर सकते थे। परंतु बाद में पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम नाम की रोम बनाई गई, जिसके अलग अलग लाभ हैं। यानी कि पहले जो ऐसा सिस्टम था कि कंप्यूटर निर्माता भी एक बार जो डाटा स्टोर कर देती थी, उसमें ना तो वह चेंज कर सकते थे और ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते थे या ना ही हटा सकते थे। तो इसके लिए फिर पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम नाम की अलग अलग रोम बनाई, जिसके अलग अलग लाभ हैं। तो सबसे पहली है पीरोम। पीरोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है। यानी कि पीरोम है ना, इसमें केवल एक बार डाटा को स्टोर किया जा सकता है और एक बार संग्रहित होने के बाद ना ही इसे मिटाया जा सकता है और ना ही इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अब है दूसरी ईपीरोम। इसका पूरा नाम है इरेसेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यह पीरोम के समान ही होती है, परंतु इसमें संग्रहित डाटा या प्रोग्राम परावैंगनी किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। इसमें संग्रहित डाटा को मिटाने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम आईसी प्रोग्रामर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्थायी मेमोरी होती है रोम, तो इसकी वर्जन होती हैं 3, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम। तो पीरोम में क्या होता है, एक बार जो डाटा स्टोर कर दिया वो ना तो डिलीट होगा और ना ही बदला जाएगा। अब ईपीरोम बनाई गई, तो इसमें क्या है, इसमें डाटा को हम परावैंगनी किरणों के द्वारा मिटा सकते हैं। स्टोर किए गए डाटा को परावैंगनी किरणों द्वारा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब है डबल ईपीरोम। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेसेबल प्रोग्रामिंग रोम। डबल ईपीरोम पर संग्रहित किए गए प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। इस पर उपस्थित प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि कंप्यूटर में ही उपलब्ध होती है, हमारे द्वारा कमांड्स देने पर प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। यानी कि
ए रोम होती है, इसमें स्थायी रोम तो होती है स्थायी मेमोरी, तो इसमें डाटा स्टोर कर दिया जाता है, तो इसमें ना तो हम परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही कुछ जोड़ सकते हैं या फिर ना हटा सकते हैं। और ई रोम है, इसमें हम किसी भी डाटा को परावैगनिक किरणों द्वारा हटा सकते हैं और उसमें हम कुछ अन्य प्रोग्राम जोड़ सकते हैं। और डबल ई रोम है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसमें डाटा को मिटा सकते हैं, इसमें किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसमें होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की, जो कि हमारे कंप्यूटर में ही मौजूद होते हैं। चलो क्वेश्चन खत्म हुआ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। उत्तर है, कंप्यूटरों के विकास को समझने के लिए इन्हें 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। यानी कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5 पीढ़ियों में। क्यों? इससे हमें कंप्यूटरों की तकनीक में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रत्येक कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत व उसके किसी भाग के नवीन रूप में विकसित होने पर, यानी कि हमारे कंप्यूटर में किसी भी भाग में नवीन वृद्धि हुई, इससे क्या हुआ, नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। चलो आगे एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। कंप्यूटर्स की पीढ़ियों को उसके कॉल तथा प्रयुक्त तकनीकी को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है। यानी कि जो हमारा चार्ट बना हुआ है, कितनी पीढ़ी है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थी पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। 5 पीढ़ियों में रखा गया है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थी पीढ़ी, पंचमी पीढ़ी। इसमें बस आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं सने, तो कब से कब तक चला इसका काल याद होना चाहिए। यानी कि हमारे प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चली, तो 1946 से लेके 1956 तक। 1956 से लेके द्वितीय पीढ़ी चली 1964 तक, और तृतीय पीढ़ी 1964 से 1970 तक। चतुर्थी पीढ़ी सन 1970 से लेके 1975 तक, 85 तक सॉरी। पंचम पीढ़ी सन 1985 से अभी तक, यानी वर्तमान से। प्रथम पीढ़ी सन 1946 से 46, सन 1946 से सन 1956 तक विकसित हुए कंप्यूटर्स को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। प्रारंभ में सेना और एकेडमिक क्षेत्र में गणना यंत्रों को विकसित करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों की सरकार आगे आई। एनिएक, एडिसैक और एडवेक की सफलता के साथ कंप्यूटर निर्माता और प्रयोक्ताओं के लिए एक बृहद व्यापार के द्वार खुल गए। सन 1986 में जेवी एकर्ट और जॉन मुचली ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एनिएक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जिसका नाम था। यह दुनिया का सबसे पहला बृहद स्तर का जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने 1946 में एक्टेट मोचली तथा गोल्डनस्टेन एंड वर्क्स के साथ मिलकर एक कंप्यूटर तैयार किया जिसमें क्रियाओं के लिए निर्देशों के समूह प्रोग्राम को संग्रहित किया जा सकता था, और इसके बाद
नई क्रिया के लिए नया प्रोग्राम संग्रहित किया जा सकता था। सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर्स या स्टोरेज एडसेक सन 1949 में तैयार हुआ। एडसेक कंप्यूटर था जो कब 1949 में तैयार हुआ। अब है प्रथम पीढ़ी के गुण। प्रथम पीढ़ी के कौन कौन से गुण हैं? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य गुण निम्न हैं। नंबर 1, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब आकार में बहुत बड़े होते थे, इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बड़ा होता था। ये लगातार विद्युत के संवहन से गर्म होने के कारण जल्दी खराब हो जाते थे। अतः प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को एसी में रखा जाता था। एसी का मतलब एयर कंडीशन में रखा जाता था, यानी कि ठंडक में। दूसरा गुण है कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इन पंच कार्डों की प्रोसेसिंग स्पीड कैसी थी? बहुत कम थी। पंच कार्ड से प्राप्त डाटा को एवं प्रोग्राम को मैग्नेटिक ड्रम पर संग्रहित किया जाता था। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में 2 भाषाओं का प्रयोग लिखने में किया जाता था। ये भाषाएं हैं, नंबर 1 मशीनी भाषा और दूसरी है असेंबली भाषा। यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। कौन सी? एक मशीनी भाषा, जो कि मशीनी भाषा, और एक है असेंबली भाषा। मशीनी भाषा यानी बाइनरी नंबर 0 और 1, और असेंबली भाषा होती है जो हम किसी भी सोर्स कोड में लिखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग कॉमर्शियल कंप्यूटिंग जैसे वेतन पत्र, बिल्डिंग तथा अकाउंटिंग के लिए ही किया जाता था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर बहुत ही महंगे थे। द्वितीय पीढ़ी, यानी कि द्वितीय पीढ़ी आ गई। प्रथम पीढ़ी के मुख्य हैं इनके गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गुणों को अच्छे से पढ़ लेना। अब है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने से कंप्यूटर में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शॉकली द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। इसका कार्य वैक्यूम ट्यूब के समान ही था, लेकिन कार्य करने की गति अधिक थी। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का आकार छोटा था तथा ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय था तथा लगातार विद्युत के संवहन से कम गर्म होता था। यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, किसका प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का। फिर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। ट्रांजिस्टर कैसा था? वैक्यूम ट्यूब की तरह ही होता था, पर वैक्यूम ट्यूब जल्दी गर्म हो जाता था और ये ट्रांजिस्टर अधिक मतलब गर्म जल्दी नहीं होता है, तो एक कम गर्म होता था। ठीक है। फिर द्वितीय पीढ़ी के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय पीढ़ी के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पंचकार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टैब तथा डिस्क का प्रयोग भी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप के लिए होना शुरू हो गया। दूसरा है मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोड मेमोरी का प्रयोग आंतरिक मेमोरी में हुआ। दूसरा है मशीनी तथा असेंबली भाषा
की जटिलता को दूर करने के लिए सरल एवं उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जैसे फोर्ट्रान हुआ, कोबोल हुई और स्नोबॉल हुई और एल्गोल हुई। इतनी मैं इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी जाने वाली है। अगली वीडियो में आगे का देखते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।